आज हम लोग पढ़ेंगे महाभारत के कुछ एक कस्टम्स के बारे में, जिनमें एक जरूरी कस्टम, एक बहुत अलग किस्म का कस्टम, वो था पॉलीएंड्री। अच्छा, पॉलीगैमी और पॉलीएंड्री ये दो तरह की व्यवस्थाएं होती हैं। पॉलीगैमी का मतलब होता है कि बहुविवाह, इसका मतलब जिसमें एक पति कई सारी पत्नियों से विवाह करे, कई सारे वाइफ रखे, तो उसको कहते हैं पॉलीगैमी। और इसका ठीक उल्टा, वन वाइफ हैविंग सेवरल हस्बैंड, ये होती पॉलीएंड्री। तो पॉलीगैमी के तो उदाहरण आपको बहुत मिलेंगे, पता नहीं कौन से काल से पॉलीगैमी चली आई है। हालांकि पॉलीगैमी भी सामान्य लोगों में प्रचलित नहीं थी, साधारणतः कॉमन पीपल की केवल एक ही पत्नी हुआ करती थी। लेकिन कुछ खास संदर्भों में देखा गया है कि कुछ एक ऋषियों की दो दो पत्नियां रही हैं, जैसे कि याज्ञवल्क्य की खुद दो पत्नी थी। और दूसरी तरफ राजाओं के कई सारी पत्नियां हुआ करती थी, जिसमें दशरथ का भी जिक्र आता है, और भी बहुत सारे राजा आपको मिल जाएंगे जिनकी बहुत सारी पत्नियां होंगी। लेकिन बहुत सारे पतियों के उदाहरण बड़े कम हैं। मतलब एक स्त्री के बहुत सारे पति हों, ऐसे उदाहरण आपको बहुत नहीं मिलेंगे। ऐसे उदाहरण महाभारत में आपको मिलते हैं बस, और तो मुझे नहीं ज्ञात है कि किसी और वेल नोन टेक्स्ट में इस तरह के उदाहरण मिलते होंगे। बट यस, ऑफ कोर्स, द्रौपदी का मैरिज एक ऐसा ही था जो कि पॉलीएंड्री प्रथा को दिखाता है। इट मे बी बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ विमेन। कई लोग तो ये कहते हैं कि शॉर्टेज ऑफ विमेन भी रही होगी, शायद इस वजह से पॉलीएंड्री शुरू हो गई। लेकिन बट वी डू नॉट बिलीव इन। शॉर्टेज क्यों हो सकती है? शॉर्टेज होने का शायद ये कारण रहा हो कि उस दौर में लोग स्त्रियों को सब प्रेफर नहीं करते थे, वो लड़कियां ज्यादा पैदा नहीं होती थी, या वो मर जाती थी, या वो उन्हें मार दिया जाता है। आज तक देखो, ये भ्रूण हत्याएं और तमाम चीजों जो है स्त्री वध ये चला ही आया है, पिछले कुछ वर्षों तक चला आया है। आज भी कहीं कहीं इस तरह की चीजें दिख जाती हैं। तो हो सकता है कि इस वजह से शॉर्टेज हो रही हो। लेकिन ये जो है शॉर्टेज ऑफ विमेन, ये इसका कोई मतलब प्रमाण नहीं है। ऐसे आप नहीं कह सकते हो कि बहुत बड़ा इसका कोई प्रमाण भी है। अब महाभारत को एक डायनेमिक टेक्स्ट माना जाता है, क्यों और कैसे? लेट्स सी। सो द ग्रोथ ऑफ महाभारत डिड नॉट स्टॉप विद द संस्कृत वर्जन। डायनेमिक टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? डायनेमिक टेक्स्ट का मतलब होता है एक ऐसा ग्रंथ, एक ऐसा टेक्स्ट जो कि हमेशा घट बढ़ रहा है। बता देंगे। कटना है। ठीक है, तो बात हम लोग कर रहे हैं इसमें कि महाभारत ऐसा नहीं कि एक टाइम में लिख दिया गया और बस खत्म हो गया। महाभारत रोज बढ़ रहा है। महाभारत हिमालय हो गया है, ठीक है। जो एक टाइम में बन के कंप्लीट नहीं हुआ है, वो थोड़ा थोड़ा रोज बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा हमेशा बढ़ रहा है। वो उसमें परिवर्तन हो रहा है कहानी। महाभारत इज नॉट जस्ट स्टॉप्ड विद संस्कृत वर्जन, ठीक है। इसके कई सारे वर्जन आए, अलग अलग लैंग्वेजेस में आए, और अलग अलग कम्युनिटीज के लोगों ने इसको लिखा, पढ़ा, इनेक्ट किया, और हर वर्जन में महाभारत थोड़ा सा बदल गया। लाइक पहली बात तो आप देखिए कि ये कई सारे भाषाओं में लिखा हुआ टेक्स्ट है। दूसरा कि ओरिजिनल कहानी तो वही उतनी है जिसमें कौरव और पांडव का युद्ध होता है, लेकिन हर एक कम्युनिटी इसमें कुछ न कुछ अपनी कहानियां जोड़ता रहता है, और इस वजह से बहुत सारे लोकेलिटीज में अलग अलग कहानियां आ गई। So the central story of epic was often retold in many ways. Episodes were depicted in sculptures and painting also. महाभारत की कहानी केवल किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये नाटकों में भी दिखाई गई है, गीतों में भी आ गई है, कहानियों में भी आ गई, दीवारों पर चित्र भी बनते हैं, कई सारी चित्रकला की शैलियां इससे विकसित हुई हैं, और परफॉर्मिंग आर्ट्स इस पर किए जाते हैं, डांस किए जाते हैं, इस नरेशंस होते हैं। इस तरह से महाभारत की कहानी बहुत डायनेमिक है। डायनेमिक इन द सेंस प्रोग्रेसिव इवन टुडे।
आज भी महाभारत पे बहुत सारी चीजें लिखी जा रही हैं, इनके एपिसोड्स लिखे जा रहे हैं, अलग नजरिए से लिखे जा रहे हैं। आप देखिए, आज भी आप अगर सर्च करेंगे तो आपको सैकड़ों ऐसी किताबें मिल जाएंगी जो महाभारत पर आधारित है, लेकिन वो महाभारत नहीं। द्रौपदी की महाभारत, कुंती की महाभारत, इस तरह के करके आपको बड़े सारे किताबें मिलेंगी। इसका मतलब कि वो पूरा महाभारत कुंती के परिप्रेक्ष्य से है, द्रौपदी के परिप्रेक्ष्य से है, मिलेगा। अब बात आती है कि इसके हम कुछ एक नाम आपको बता दें, कुछ एक जगह बता दें, ताकि आपको याद रहे कि जो है ये महाभारत पूरा किस इलाके में हुआ। ये बेटा जो आपको दिख रहा है इलाका, ये वो इलाका है जहां पर महाभारत का जिक्र आता है, मतलब इतने सारे इलाकों का जिक्र आता है। इसमें सबसे ऊपर की तरफ तो ये गांधार है। गांधार का पुराना नाम और नया नाम दोनों ही कंदहार है, ठीक है। ये यहां पर एक माउंटेन हुआ करता है, हिंदू कुश माउंटेन। बात समझ रहे हो कि नहीं? कहा यह जाता है कि जब जो है इस्लामिक अटैक्स शुरू हुए तो इधर के रहने वाले तमाम जो हिंदू हुआ करते थे उन्हें गुलाम बना करके ले जाया जाता था हिंदू कुश माउंटेन के उस साइड में, यानी अफगानिस्तान में। लेकिन ये जो है इधर के रहने वाले लोग जब अफगानिस्तान की तरफ जाते थे तो वो बहुत जी नहीं पाते थे, वो ज्यादातर मर जाते थे ठंड से, उनका क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होने की वजह से। तो जितने सारे हिंदू इस इलाके से अफगानिस्तान के साइड में जाते थे, वो उस माउंटेन को पार करने के बाद ज्यादातर मर जाते थे। तो यानी उस माउंटेन का ही नाम पड़ गया हिंदू कुश। कुश का मतलब होता है मरना, कहते हैं खुदकुशी, यानी खुद को मारना। तो कुशी मतलब मारना, कुश मतलब मरना। तो ये हिंदू कुश हो गया। हिंदू कुश मतलब हिंदुओं की मृत्यु का जगह। ये इसके बाद इतने सारे जो जगह दिख रहे हैं आपको, ये सब नदियां हैं, वितस्ता, सिकनी, परुष्णी, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, शतुद्री। किसी जमाने में इसकी 100 शाखाएं होती थी, बाद में खत्म हो गई, ये सब मिल जाती हैं सिंधु में। अब इनमें सबसे ऊपर तो ये गांधार, गांधारी आप जानते हो। इसी के अलावा ये मद्र है, यहाँ से माद्री हुआ करती थी। अच्छा ध्यान रखना, अक्सर करके राजकुमारियों का नाम उनके राज्य के नाम पर पड़ जाया करता था। जैसे आप देखो, सीता का भी नाम वैदेही था, मैथिली था, मतलब मिथिला और विदेह राज्य से आती थी, इस वजह से। कैकेय राज्य से जो रानी आती थी उसका नाम कैकेयी थी। ये सब नाम ऐसे ही पड़े हुए हैं, ठीक है। कुरु, ये तो वंशताई जो आपको जो हस्तिनापुर में हुआ करता था। पांचाल, यहाँ से जो राजकुमारी थी वो पांचाली कही गई, द्रौपदी कही गई। मत्स्य, और ये यहाँ से कुंती जाती हैं। ये कौशल राज्य है, ये विदेह है भाई, जनक वाला। अच्छा ध्यान रखना, यहाँ पर जनक यहाँ पर एक नहीं हुए, यहाँ के हर राजा को जनक ही कहा जाता है। तो ये कंफ्यूजन में मत रहना कि जनक माने सीता के पिता। सीता के पिता का नाम सीरध्वज था, जनक नहीं था। जनक तो टाइटल है। हम्म तो वहां जितने राजा होते थे सारे जनक कहे जाते थे। जावाली भी जनक ही हुआ करते थे किसी जमाने में। मगध, अच्छा मगध जो है वो बहुत पावरफुल होने के बावजूद भी मगध का सम्मान पौराणिक किताबों में नहीं है। इन्हें व्रात्य कहा जाता है, मतलब ये सांस्कृतिक ट्रेडिशन से अलग ही लोग हैं, इनको बहुत इज्जत नहीं दी जाती थी। और यहाँ का एक राजा हुआ करता था जरासंध, नाम सुना ही होगा आपने। ये वही जरासंध था जिससे जो है लड़ाई हुई थी कृष्ण की, और कृष्ण फिर भागे थे, मथुरा उधरा छोड़ करके चले गए थे द्वारिका। तो ये जरासंध से ही बच करके उधर गए थे। कृष्ण हार करके जब भागे थे तो इसी वजह से उन्हें रणछोड़ भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन बाद में उन्होंने बदला भी ढंग से लिया, भीम से मरवा भी डाला जरासंध को अंत में। जरासंध का बहुत बड़ा साथी शिशुपाल था, जो कि कृष्ण का भी रिश्तेदार लगता था, लेकिन बाद में कृष्ण ने उसका भी वध किया। खैर ये सारी कहानियां सब पौराणिक है। अब एक बार हम फटाफट इसकी समरी पे बात कर लें। जो कुछ भी आपने पढ़ा वो क्या पढ़ा? इंडिया हैज अ कंटिन्यूअस हिस्ट्री ऑफ कवरिंग अ वेरी लॉन्ग पीरियड,
जो पता है लगभग 7000 बीसी से ही हिंदुस्तान में कुछ न कुछ चीजें शुरू हो गई हैं। जैसे 7000 बीसी में हम बात करते हैं तो मेहरगढ़ जो इलाका मिलता है हमें पाकिस्तान में, ये वाला इलाका, इसको मेहरगढ़ कहते हैं ये इलाके। तो ये इलाके जो हैं, यहाँ पर सबसे पहले ह्यूमन सेटलमेंट शुरू हुआ, लोग रहने लगे, खेती बाड़ी करने लगे। उसके बाद फिर हड़प्पन्स आ गए, जिन्हें ज्यादातर माना जाता है द्राविड़ हुआ करते थे, लेकिन कुछ भी कह लो, आप वहाँ के इंडिजिनियस लोग भी हो सकते हैं, जो टाउन प्लानिंग, सैनिटाइजेशन, ड्रेनेज सिस्टम, वेल रेड रोड, इन सब चीजों के लिए जाने जाते थे। एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी इन सब के लिए। इसके बाद फिर वैदिक पीपल आ गए, यानी आर्यंस आ गए। इन्होंने भी बहुत सारा लिटरेचर, रिलीजन, इन सब चीजों में, फिलोसफी में बड़ा योगदान दिया। इनकी किताबें, सबसे पहले वेद लिखे गए, उसमें भी ऋग्वेद आया। ऋग्वेद के बाद फिर बाकी वेद आए, जिनको हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं, यानी 1000 से लेकर 600 बीसी के बीच में उस दौर में जो किताबें लिखी गई, उनमें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद शामिल हैं। ऋग्वेद ही सबसे बड़ा वेद है, जिसमें 1028 सूक्त हैं, और एक एक सूक्त में कई सारे मंत्र हैं। कभी कभी तो उनकी संख्या 100 भी पहुंच गई है, लेकिन 10-5 जरूर हुआ करते हैं। तो सबसे बड़ा ग्रंथ ऋग्वेद माना जाता है। ऋग्वेद के जो मंत्र हैं, सूक्तियां हैं, उनको ऋचाएं कहा जाता है। तो जो ऋचा लिखी हुई है, उसके लिए जो वेद है वो ऋग्वेद है। उसके बाद ऋग्वेद का ही पार्ट है जिसे गाया जा सकता है, यानी साम। तो जिनमें ऋचाएं हैं वो ऋग्वेद हैं, जिनमें साम है वो सामवेद है, जो काफी छोटा है। और यजुर्वेद, यजुर्वेद जो है वो गद्य में लिखा हुआ है। तो मतलब आप सोचो, ऋग्वेद ही है, ऋग्वेद के अलावा और बाकी वेद नहीं है। ये सारे वेद क्या हैं, ऋग्वेद से ही निकाले गए। जैसे एक बना ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में जो गाए जाने वाले पार्ट थे उनको निकाल करके सामवेद बना दिया गया, जो पढ़े जाने वाले पार्ट थे उनको निकाल करके यजुर्वेद बना लिया। यजुर्वेद जो है वो यजुस से बना हुआ है। यजुस का मतलब होता है गद्य, और साम का मतलब होता है पद्य। तो ऋग्वेद का जो है पद्य वाला पार्ट, पोएटिक पार्ट, सामवेद बन गया। गद्य वाला पार्ट वो यजुर्वेद बन गया। तो इस तरह से वेद फिर तीन ही हुए। ऋग्वेद जो पूरा है, यजुर्वेद और सामवेद उसमें से निकाले हुए पार्ट हैं। यजुर्वेद में खास करके यज्ञ, अनुष्ठान, इन सब चीजों के बारे में बात करी गई। अब इन तीनों को वेदत्रयी कहा जाता है, यही तीन वेद थे। इसके बाद के ऋषियों ने क्या किया कि ऋग्वेद की वो ऋचाएं जो ना सामवेद में शामिल करी गई और ना ही यजुर्वेद में, उनको इकट्ठा करके एक नया वेद बना दिया गया, जो कि अथर्ववेद है, जो लास्ट का वेद माना जाता है। फिर इन वेदों के बाद नई चीजें आती हैं, ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स ये क्या है, ये वेदों को समझने के लिए लिखे गए हैं ग्रंथ। ठीक है, इसमें यज्ञ के विधि विधान, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, क्योंकि वेद बहुत आसान भाषा में नहीं लिखा है, सब कोई समझ लेगा। तो वेदों को समझने के लिए उनकी जो कमेंट्री है, दैट इज कॉल्ड ब्राह्मण। अब ब्राह्मण का भी एक पार्ट होता है अरण्य। ठीक है, मतलब जिस नाम से आपको ब्राह्मण मिलेंगे, उसी नाम से आपको अरण्य भी मिलेंगे। तो ये सारी चीजें अरण्य तक आकर के आपको वैदिक चीजें मिलती हैं। इसके बाद फिर नया चीज शुरू होता है, उपनिषद। ये जो तीनों थे जिनमें हमने बात करी, वेद की, जो है ब्राह्मण की और अरण्य की, ये तीनों वैदिक पार्ट हैं, जो अक्सर करके ब्राह्मणों से के द्वारा लिखे गए हैं, और इसमें ब्राह्मणों को बड़ा सुपीरियर साबित किया गया। ठीक है, इनको समझने के लिए हमें वेदांग बनाए गए, 6 वेदांग है। ठीक है, वेदांग और फिर फिलोसफीज आती हैं। तो जो दर्शन की हम बात करते हैं, फिलोसफी जिन्हें हम उपनिषद कहते हैं, ये अक्सर करके क्षत्रियों के द्वारा रचे गए हैं। अब दोनों में आप अंतर देखोगे, ब्राह्मण जो है वो वेदों के रचयिता हैं। वेद और वेदों से जुड़ी हुई जितने ग्रंथ हैं वो सब वैदिक, वो सब ब्राह्मणिक हैं। लेकिन उपनिषद जितने हैं वो अक्सर करके क्षत्रियों के हैं। उपनिषद में जनक का भी नाम आता है, वो भी क्षत्रिय थे, और भी तमाम लोग थे। हाँ श्रेय बताओ। सर ऋग्वेद के लिखने का टाइम 2600 बीसी से 1900 के बीच में है। कह नहीं सकते बेटा, देखो इसमें अलग अलग लोगों ने अलग अलग मान्यताएं दी हैं। जैसे जो सबसे स्वीकार्य मान्यता है आज के जमाने में, वो जो है 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी के बीच मानी जाती है। सबसे स्वीकार यही है, और ये यूरोपियन इतिहासकारों ने दिया हुआ है, तो हम तो पिछलग्गू हैं, मान लेते हैं। हालांकि जो कुछ सर जब नेशनलिस्ट राइटर हैं, हाँ सिविलाइजेशन
तो हाँ उसमें तो था कि इस टाइम पे ही वहां पर मतलब ये सब लिखना स्टार्ट हुआ था और सबसे पहले ऋग्वेद ही लिखा गया था। जी, जो नेशनलिस्ट राइटर इंद्र। हैं वो अभी भी मानते हैं कि 2600 बीसी से पहले लिखा जा चुका है वेद। तो ऐसे में बहुत हम कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहते, हम यही मान लेते हैं कि हाँ बहुत पहले से शुरू हुआ होगा, लेकिन लास्टली कंप्लीट हुआ 1000 के आसपास हुआ है। चलो, उनकी भी रह जाए, मेरी भी रह जाए, बीच का कोई चीज निकाल लेते हैं। लेटर वैदिक फेज, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब आ गए, सोसाइटी बट गई। इंपॉर्टेंट रिलीजन्स लाइक हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म ये सब आने लगे। वैदिक पीपल वो अक्सर करके नेचर की पूजा करते थे, या कभी कभी उन्हें पर्सनिफाइड कर दिया करते थे गॉड की तरह। उसके बाद मौर्यज आए, जिन्होंने दुनिया का सबसे पहला, मतलब हिंदुस्तान का सबसे पहला बड़ा एम्पायर क्रिएट किया। अशोक नाम सुना ही होगा आपने। फिर मौर्यन का कंट्रीब्यूशन सिर्फ एम्पायर बिल्डिंग में नहीं था, आर्किटेक्चर और रूल गवर्नेंस में भी रहा है। जितना बढ़िया उन्होंने शासन चलाया था, उतना बढ़िया शासन भी किसी का फिर आगे नहीं रहा। इसके बाद टेम्पल आर्किटेक्चर पे काम होना शुरू हुआ। अक्सर करके पल्लव, जो साउथ इंडिया में पल्लव हुआ करते थे, सबसे ज्यादा टेम्पल वही बनवाए हैं। फिर उसके बाद गुप्तों का दौर आता है नॉर्थ इंडिया में। गुप्तों के टाइम में हिंदुस्तान में, नॉर्थ इंडिया में टेम्पल्स बनने शुरू हुए हैं, जिसमें दशावतार का टेम्पल है, देवगढ़ का बहुत इंपॉर्टेंट है। ढेर सारे केव्स बनाए गए, अजंता की जो केव्स और उसकी पेंटिंग्स हैं, या उदयगिरी के टेम्पल्स हैं, ये सब के सब गुप्तों के पीरियड में हुए हैं। हालांकि अजंता में जो केव्स बने हैं वो वाकाटकों ने बनवाए हैं, लेकिन आप जानते हो वाकाटक और गुप्त दोनों लगभग एक ही टाइम पीरियड के लोग हुआ करते थे, और इनमें मैरिज रिलेशन भी था। चंद्रगुप्त द्वितीय की लड़की प्रभावती गुप्ता का विवाह भी हुआ था उधर रुद्रसेन से। तो इस तरीके से गुप्त वाकाटक, हम जब भी बात करते हैं तो गुप्त वाकाटक की बात करते हैं कि दोनों लगभग सेम टाइम पे थे। किंग हर्ष उसके बाद शासन करते हैं थानेश्वर में, और इस तरीके से मगध का इंपॉर्टेंस खत्म हो जाता है, उज्जैन का इंपॉर्टेंस खत्म हो जाता है। अब थानेश्वर का जो है और कन्नौज का इंपॉर्टेंस आता है, मतलब हरियाणा और उत्तर प्रदेश इस इलाकों में, बुंदेलखंड वगैरह। देन two persons have given detailed account of हर्षाज reign। एक तो वेनसांग है, नाम सुना ही है आपने, और दूसरा बाणभट्ट है। बाणभट्ट हर्ष के ही समय में राज करता था, उसने बाण जो है हर्षचरित भी लिखा हुआ है। हर्ष वॉज एन एफिशिएंट बेनोवलेंट रूलर, बहुत दयावान और बहुत जो है कुशल रूलर था। बहुत सारे वेलफेयर की एक्टिविटीज करवाया, जैसे कि पब्लिक इंडोमेंट्स दिया, पब्लिक सर्वेंट्स को बहुत सारे जो है लैंड देना शुरू किया। मतलब इसके टाइम पे एक नई चीज शुरू हो रही है, वो ये है कैश पेमेंट ना दे करके लैंड देना। ये हर्ष के टाइम से शुरू हुआ है, और आप कह सकते हो इसके बाद सामंतवाद आ गया हिंदुस्तान में। तो सामंतवाद की शुरुआत वो 7th सेंचुरी बीसी, सॉरी एडी हम कह सकते हैं। वैसे तो 5th 6th सेंचुरी में भी आ चुका था। कई लोग तो गुप्तों को भी मानते हैं कि गुप्तों के टाइम पे ही सामंतवाद आ गया था, क्योंकि गुप्त जो है वो अपने अधीन शासकों पर शासन किया करते थे। वो महाराजा धीराज थे, मतलब खुद महाराज नहीं थे, बल्कि राजाओं के राजा थे, यानी उनके अंडर में राजा थे। तो जो अंडर राजा होते हैं उनको हम सामंत कहते हैं। तो सामंतवाद की शुरुआत गुप्तों के टाइम से ही हो गई, और ये ज्यादातर तब होती है जब अंडर रूलर्स को हम जमीन दे देते हैं शासन करने के लिए। तो ये चीज देखने को मिली। गुप्तों के ही टाइम में नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई गई। इसके पहले केवल एक ही यूनिवर्सिटी थी, तक्षशिला। गुप्तों के टाइम में नालंदा, और आगे चल करके फिर पाल शासकों ने विक्रमशिला भी बनवा दी। ये सारे यूनिवर्सिटीज बाद में आए। देन नालंदा बिकेम द सेंटर ऑफ लर्निंग। आप जानते ही हो हर्ष के टाइम पर तो बहुत बड़ा वो सेंटर बन चुका था, बहुत सारे लोग आकर के चाइनीज विद्वान यहीं से किताबें उठा उठा के ले गए। चोलों का अचीवमेंट भी हम जानते ही हैं कि चोल जो है वो विलेज लेवल पे गवर्नेंस उनका जो था बहुत बढ़िया था। मतलब आप ये कह सकते हो जिसको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, वो चोलों का सबसे जबरदस्त हुआ करता था। उन्होंने पूरे राज्य को नाडु में बांट के रखा हुआ था, नाडु माने जिला, फिर जिले को फिर और गांव में, इस तरीके से ये हुआ करता था। कुछ एक कीवर्ड्स हैं जिनको आप जानते रहो। आज
के लिए फिर इतना ही। आज के लिए क्या ये खत्म ही हो गया चैप्टर, अगली बार से हम लोग नए चैप्टर पे काम करेंगे। तो दिस इज ऑल। अब अगर किसी के सर प्रश्न कुछ होते हैं, हाँ बेटा 1 मिनट रुक जाओ, फिर आपसे हम आपके प्रश्न लेते हैं।